हाय गाइस, वेलकम बैक वन सेकेंड टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सहानी और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एक यूट्यूब मैराथन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यूज। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें हमने 52 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड the first question of this marathon is, the longitudinal study involves what? Data collection from long distance? No. यहाँ पे longitudinal studies का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग लंबे लंबे डिस्टेंस या दो एरियाज के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ longitudinal स्टडी में। longitudinal का यहाँ पे टाइम से रिलेशन है, इट्स रिलेटेड टू टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस नहीं है। डेटा कलेक्शन बाय द रिसर्च थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, data collection for over a period of time that may vary from months to years. Yes. Situational data analysis on a small section of people from large universe. No. यहाँ पे longitudinal study as I already mentioned, यहाँ पे longitudinal का relation time से है. So data collection for over a period of time that may vary from months to years. अगर मान लीजिए आप 2000 जो ईयर था उसमें आपने कोई रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर 2001 में आपने उस जगह को विजिट किया, फिर डेटा कलेक्ट किया 2002 में या फिर 2004, तो ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाली स्टडी है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, तो इट्स रिलेटेड टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड। ठीक है, रिसर्च को परस्यू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रायरली मतलब प्रायोरिटी पे हमको हमारे पास क्या होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए? डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। देखिए, डेटा का एनालिसिस आप तब कर पाएंगे जब आप डेटा को कलेक्ट करेंगे या डेटा कलेक्शन कर चुके होंगे। फॉर रिसर्च हाइपोथेसिस आप पहले स्टेज नहीं होती आपकी। रिसर्च हाइपोथेसिस आप तब बनाओगे जब आप ये डिसाइड करोगे कि आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हो या कौन सी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हो। रिसर्च डिज़ाइन भी उसके बाद का, रिसर्च डिज़ाइन में सब कुछ आ जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई। ब्लूप्रिंट इज बेसिकली इसमें सब कुछ आ जाता है। योर कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करने वाले हो, कौन से मेथड्स कौन से टूल्स आप यूज़ करने वाले हो, व्हाट वुड बी योर डेटा एनालिसिस टेक्निक, एवरीथिंग वुड कम अंडर रिसर्च डिज़ाइन। मतलब एक आप ब्लूप्रिंट देते हो, आप एक नक्शा देते हो कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आप इस रिसर्च में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या आपकी चीज़ें रही हैं। द करेक्ट वुड बी द फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन या कह दीजिए प्रॉब्लम, अगर आप यही नहीं डिसाइड करते हो कि आप किस प्रॉब्लम या किस चीज़ के ऊपर स्टडी करने वाले हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके रिसर्च स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है दैट वुड बी रिसर्च क्वेश्चन। Question number 3 is, what are the conditions in which type 1 error occurs? Null hypothesis get accepted even if it is false. Null hypothesis gets rejected even if it's true. This is right. Null hypothesis, both null and alternative hypothesis are rejected. No, this is wrong. None of the above is also wrong. Okay, तो let me tell you a table also. देखिए, ये टाइप 1 टाइप 2 एरर वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये टेबल आई वुड सजेस्ट कि आप बना लो, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे लिखिएगा नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स। नल हाइपोथेसिस की बेसिकली टेबल बनानी है, यहाँ रिजेक्ट या एक्सेप्ट की। अगर रिजेक्ट हो रहा है और ट्रू था सच्चा था और रिजेक्ट हो रहा है तो ये टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर हम कब कहेंगे? जब गलत था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 टाइप का एरर है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर दें जबकि वो सच होता है, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो दैट इज टाइप 1 एरर। एंड टाइप 2 एरर इज वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स। गलत था और हमने उसको सही कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड। मतलब आप जो हाइपोथेसिस बना लेते हो, ठीक है ना, आपने जब हाइपोथेसिस बना लिया उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, कौन सा स्टेप आएगा? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आएगा। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स तो आप एक तरीके से पहले ही बना लोगे कि आप इस रिसर्च में ये चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक 5
5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स जो भी आप बनाओगे, रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे अपने कि आप इस रिसर्च में ये चीज़ें जानना चाहते हो या इन चीज़ों के बारे में आप बात करोगे। मतलब आपका एक रिसर्च से आप क्या सीखने वाले हो कि रिसर्च का क्या एम है, दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव। एनालिसिस ऑफ डेटा गलत होगा, क्योंकि जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होता आप किस किस डेटा को एनालाइज करने वाले हो, तो ये तो गलत हो गया। एंड तो इसका मतलब हाइपोथेसिस के बाद तुरंत हम डेटा कलेक्ट नहीं करते, अभी हम रिसर्च डेटा टूल भी सेलेक्ट करेंगे, हम मेथड्स भी चूज करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें करनी बची हैं। डेटा कलेक्शन में नहीं होगा, द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज until unless we are not selecting the tool, how we are going to collect the data? तो ये तो गलत हो गया। तो उस हिसाब से सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डेटा टूल इज द राइट आंसर फॉर हेयर। ओके, तो यहाँ पे स्टेप्स भी मैंने मेंशन कर दिए। सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन या ये कह दीजिए हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं या डिसाइड करते हैं अपनी। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं और यहीं बीच में हम ऑब्जेक्टिव्स भी अपने तय कर लेते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं यहीं पे बीच में ही। फिर सिलेक्शन होता है रिसर्च टूल का, रिसर्च टूल डिसाइडिंग बिटवीन अ क्वेश्चनर, इंटरव्यू, शेड्यूल, मतलब ATC है, मतलब कुछ भी हो सकता है। देन डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा इन टूल्स के बेसिस पे, देन वी विल एनालाइज एंड देन वी जनरलाइज या कंक्लूड करेंगे। This would be the final step. Next question is the technique of multivariant analysis. मतलब मल्टीवेरिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई स्टडी करना जिसमें आपके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी रुके पहले हम बता देते हैं, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस जो है वो करने वाले एमएल डरखाइम है। इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। इनका जो काम है सुसाइड के ऊपर, इसमें इन्होंने मल्टीवेरिएंट एनालिसिस किया है। कैसे? जब ये सुसाइड की स्टडी कर रहे थे, ये कह दीजिए सुसाइड रेट की स्टडी कर रहे थे सोसाइटीज़ में, तो इन्होंने रिलीजन, ठीक है ना, और रिलीजन हो गया आपका, और आपकी जो ये लोकेशन होती है, ठीक है ना, ये कुछ चुनिंद, मतलब ऐसे ही इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लिए थे कि उनके अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि प्रोटेस्टेंट्स में ज़्यादा क्यों सुसाइड होता है, ठीक है ना, कैथलिक्स क्यों कम सुसाइड करते हैं, मतलब उनमें सुसाइड, मतलब इनके में सुसाइड रेट ज़्यादा, इनके में कम है। उसी तरीके से लोकेशन के बेसिस पे भी सुसाइड के रेट में डिफरेंस है। तो ये जो मल्टीवेरिएंट एनालिसिस का मतलब होता है, वी आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब एक से ज़्यादा ही लोग हैं तो दैट वुड बी मल्टीवेरिएंट। तो एमआई डरखाइम जो है इसके टेक्निक को बनाने वाले, डिवाइस करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Dash is concerned with discovering and testing certain variables with respect to their association and dissociation. Okay, exploratory, descriptive, diagnostic और descriptive and diagnostic. डायग्नोस्टिक है बिकॉज आप ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच 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 पड़ताल करना, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। यू विल, जैसे आप डिजीज़ की कोई, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डी वो क्या करता है, वो टेस्टिंग कराता है, ठीक है ना, टेस्ट कराएगा। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसको वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, और अगर कोई बीमारी है तो उसको डायग्नोस करेगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स। वो टेस्टिंग करेगा, वो हो सकता है ब्लड टेस्ट कराए या यूरिन टेस्ट कराए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करेगा। फिर देन ही विल डिस्कवर विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब मान लीजिए आपके ब्लड में ऐसा कुछ मिल गया या यूरिन में आपका ऐसा कुछ डिटेक्ट हो गया जिससे पता चल रहा है कि अरे आपको यूरिन इन्फेक्शन है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे एसोसिएशन है, मतलब एसोसिएशन है या एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेशनशिप आ जाना, स्थापित हो जाना। और डिसोसिएशन का मतलब है जिनके बीच में रिलेशनशिप ना स्थापित हो पाना। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, दिस इज ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक। Okay, next question is question number 7. One of the terms given below is defined as a bundle of meanings or characteristics associated with certain events, objects, conditions, situations, and the like. Construct definition, concept या variable. तो answer is concept because concept का मतलब है, कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बंडल या ये कह दीजिए गुच्छा किस चीज़ का, और मतलब गुच्छा ऑफ व्हाट, मीनिंग्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं बताती हूँ, करेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है ना। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि कल्चर, कल्चर मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो कल्चर की मीनिंग भी है, इट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, इट हैज़ टाइप्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ जो वो कह रहा है बंडल ऑफ मीनिंग्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट एसोसिएटेड विद सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कंडीशन, सिचुएशन, तो वो क्या है, दैट इज
दैट वी कॉल, मतलब उसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है दैट इज अ, मतलब इट्स एन ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब है आपका बेस क्या है, आपका क्या स्कोप है, जिस चीज़ की भी आप स्टडी करने जा रहे हो तो आप किसको एज अ बेस लेके चल रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी स्टडी कर रही हूँ जिसमें मुझे ग्रुप बेसिस पे करना है, या ये कह दीजिए मुझे फैमिलीज, ग्रुप मतलब फैमिलीज, मुझे फैमिली एज माई यूनिट रखनी है ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना, तो मैं अपना यूनिट ऑफ एनालिसिस फैमिली को रख रही हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रही होती है, अगर या कह दीजिए इंडिविजुअल मेरे यूनिट ऑफ एनालिसिस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स पे कर रही हूँ, या ये कहते हो एजुकेटेड विमेंस पे कर रही हूँ, तो ये मेरे यूनिट्स हो गए, सॉरी यूनिट कह रही हूँ, इंडिविजुअल हो गए। ग्रुप में हमारा कोई संगठन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, या ये कह दीजिए मतलब फैमिली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी मैं कर सकती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस बेसिकली क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो होता है वो पैरामीटर होता है, ठीक है ना। Next question is question number 9. Structured set of questions used by researchers to collect information from the field by himself is known as, ठीक है ना। Structured set of questions कहा है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू शेड्यूल है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन है कि ओरल हिस्ट्री है। देखिए ये सब गलत है, इंटरव्यू शेड्यूल इज द राइट वन, बिकॉज एक शेड्यूल एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत, और सॉरी इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पे प्रॉपर हो गया। शेड्यूल इज अ डॉक्यूमेंट, ऑफ कोर्स इट्स अ टूल दैट वी यूज टू कलेक्ट द डेटा, बट यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल का मतलब है कि लाइक वी हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमें सामने वाले से पूछने हैं, और ये एक डॉक्यूमेंट है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया जाता है। इसमें कोई वे एक तरीके से हम नहीं पूछेंगे कि पता चला पहला क्वेश्चन हमने कुछ पूछ लिया हो, फिर उसने कोई जवाब दिया, उसके बेसिस पर हमने कोई सेकंड क्वेश्चन अपने मन से पूछ लिया, या उसके मतलब जो उसने क्वेश्चन आंसर दिया उसके बाद हम उसको एज अ रिप्लाई के फॉर्म में हम पूछने लगे, ऐसा नहीं है, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, why is the survey method more preferred than census method, ठीक है ना। तो सेंसस को हम, सॉरी, सर्वे को हम ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा देन सेंसस, इट इज़ फास्टर एंड रिक्वायर्स फार फ्यूअर रिसोर्सेज, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ क्वेश्चनायर, इट इज़ ओनली यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। देखिए क्वालिटेटिव डेटा क्वेश्चनायर, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक्यूरेट डेटा देन सेंसस देता है। सेंसस जो होता है वो पूरी पॉपुलेशन क्लेम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारी पॉपुलेशन 1,000 लोगों की है तो हम हर बंदे से, हर एक व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। बट सर्वे में हम क्या करते हैं कि थोड़ा कम कर देते हैं, बिकॉज मान लीजिए 300 या 200 लोगों से ही हमने सिर्फ डेटा कलेक्ट किया, ठीक है ना। तो इट्स फास्टर एंड रिक्वायर्स फ्यूअर रिसोर्सेज, क्योंकि सेंसस में आपका खूब पैसा लग जाएगा, आपका टाइम प्लस आपका मनी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन भी व्यक्तियों को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डेटा कलेक्ट करने के लिए उनका टाइम जाएगा, प्लस उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, कोई फ्री में तो आपका करेगा नहीं। सर्वे में क्या है, जल्दी भी हो जाएगा, बिकॉज कम लोगों पे करना है हमको और हमें कम रिसोर्सेज लगेंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज इन अ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में हम किसका यूज नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्री कोडेड क्वेश्चन विद कोडिंग मैनुअल, ये तो बात अच्छी है। तो मतलब यहाँ पे नॉट की बात कर रहे हैं, तो हम चूज कर, हमें गलत ऑप्शन चूज करना है बेसिकली। इंटरव्यू विद इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रोबिंग, नहीं, प्रोबिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, और इंडिविजुअल स्पेसिफिक की, मान लीजिए हम कोई व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं और या ये कह दीजिए उससे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लग जाएं कि हम बिल्कुल जांच पड़ताल करने लग जा रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल के दे ही दे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन आर इन्वॉल्विंग क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये गलत बात है। जो यहाँ पे सही बात है वो ये है कि सर्वे मेथड में हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि हम जो है लोगों से बिल्कुल जांच पड़ताल के जैसा क्वेश्चन पूछने लगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ केस स्टडी इन सोशल रिसर्च फोकसेस ऑन व्हाट, लार्ज पॉपुलेशन, नहीं भैया, केस स्टडी थोड़ा इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, किसी व्यक्ति का, अगर मान लीजिए हम केस स्टडी कर रहे हैं। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल यूनिट, यस। स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन नहीं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं, इट्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल यूनिट। इसको आप एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी केस स्टडी के समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड बाय सर्वे। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, ये तो है, ठीक है, और यहाँ पे भी नॉट ही बताने हैं हमको। ये तो है, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, जो एक एरिया में रह रही हो, सर्वे बता सकता है, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम उनसे। अंडरटेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज सोशोलॉजिकल पर्पस, यस। कलेक्शन ऑफ ग्रेट डील ऑफ डेटा अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, हाँ भाई सर्वे कर सकते हैं हम,
यूज टू स्टडी द डेड एंड पास्ट सोसाइटी, नहीं ये गलत है, बिकॉज आप सर्वे उन्हीं लोगों का करोगे जो जीवित है, ठीक है ना। जो जीवित लोगों का करोगे तुम, उन्हीं का तो डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उनका एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे 8 डाल रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, टू कैलकुलेट द मीडियन, मीडियन निकालने के लिए जितने भी आइटम्स होते हैं उन ऑफ द सीरीज हैव टू बी अरेंज्ड इन मीडियन। आई होप आप लोगों को पता हो, मैं आप लेकिन बता देती हूँ। मीडियन का मतलब होता है यू हैव टू टेक आउट द मिडिल वैल्यू, ठीक है ना, मिडिल वैल्यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे पूछा भी क्या गया है कि अरेंज किस तरीके से करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे में अरेंज करना है, असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो भैया होगा भी नहीं, ये सही है। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल मैं वो दे देती हूँ, लाइक 2 1 6 4 1, ओह सॉरी 9 8 ऐसा दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे, हो सकता है कि इसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दो या बड़े से छोटे से कर दो। लाइक चल फॉलीजन असेंडिंग कर देते हैं, छोटे से बड़े, 1 2 4 6 8 9, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे, 9 8 6 4 2 1, ठीक है ना। और मिडिल वैल्यू निकालने का मतलब है, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यूनिट लिए ना हमने, ये इवन का केस है। मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो बीच की 2 यूनिट होती है ना, यहाँ पे किसी भी तरीके से अरेंज कर लो, लेकिन तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। लाइक चलो मैं 6 यहाँ ले लेती हूँ, 8 यहाँ डाल देती हूँ, तो आप ये अगर जब तक अरेंज नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पे जब फॉर्मूले में लगाओगे ना, तो ये 8 + 4 कर अपॉन 2 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला। आपको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने पे 4 + 6/2 करोगे तो 10/2 आएगा, और आपका जो मीडियन आएगा वो 5 आएगा, आंसर आपका 5 आएगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 9 10 11 12, 12/2 करोगे और ये 6 आएगा, ये मीडियन आपका गलत हो जाएगा। तो अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, थोड़ा गोदागादी हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 15, द क्वेश्चनायर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय होम। मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्वेश्चनायर सिर्फ वही व्यक्ति भर सकता है जो क्या हो, सॉरी लिटरेट हो, मतलब जिसको, क्या होता है लिटरेट का मतलब, जिसको रीडिंग भी आती हो, मतलब रीड कर सकता हो, और जो राइट कर सकता हो, लिख के भी देख सकता हो, मतलब लिख के भी आपको आंसर दे सकता हो। रिसर्चर नहीं, रिसर्चर नहीं करवाता क्वेश्चन आयर, हम जो है वो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को अपने जिनसे भी भरवाने हैं उनके पास भेज देते हैं, और वो फिर उसको फिल करके हमें वापस भेजते हैं। तो रिस्पॉन्डेंट द राइट आंसर, इंटरप्रेटर डेटा एनालाइजर नहीं है, यहाँ पे आंसर रिस्पॉन्डर होगा, बिकॉज इट्स एडमिनिस्ट्रेटेड। एडमिनिस्ट्रेटेड का यहाँ पे मतलब है, एडमिनिस्टर्ड का मतलब है बेसिकली कौन व्यक्ति क्वेश्चनर को भरेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कंप्लीट पार्टिसिपेशन, अच्छा, ऑब्जर्वर्स बिकम participating members of the group of interest without revealing their identities or research goal to the group, yes this is, मतलब सही है ये। देखिए इसमें क्या होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्जर्वर, या मान लीजिए मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं किसी चीज़, मैं किसी ग्रुप की स्टडी कर रही हूँ, तो आई विल पार्टिसिपेट विद देम, बट आई विल नॉट डिस्क्लोज माई आइडेंटिटी। मैं उनको ये नहीं बताऊंगी कि मैं आपकी स्टडी करने आई हूँ या मैं रिसर्चर हूँ, तो ये तो सही है, तो यहाँ इनकरेक्ट बताना है। पार्टिसिपेंट एज एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बिकम्स पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप बाय रिवीलिंग देयर आइडेंटिटीज एंड द गोल, यस ये भी सही है। पार्टिसिपेंट एज एन ऑब्जर्वर की ये भी डेफिनेशन सही है। द कंप्लीट पार्टिसिपेंट रोल डज नॉट पोज एनी मेथड, ये तो भाई गलत हो गया ना। किसी को अगर मान लो तुम बताते हो कि तुम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो वो अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर देगा, ये बात तो गलत है। और इसने कहा कि कोई मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आती, गलत बात है। इंटीमेट रिलेशंस विद द इन्फॉर्मेंट में समटाइम्स बायस, यस अगर आप ज़्यादा करीबी रिलेशनशिप रखते हो जिनकी भी स्टडी कर रहे हो, तो बाइसेस द रिसर्चर्स रिपोर्ट, तो आपकी रिसर्च हो सकता है थोड़ी बायस्ड हो जाए, तो ये भी यहाँ, सॉरी ये भी सही है, बट यहाँ जो इनकरेक्ट है वो है कंप्लीट पार्टिसिपेंट रोल डज नॉट पोज एनी मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम, विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिकेट द करेक्ट आंसर, फील्ड स्टडी इज अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन इन द फील्ड स्टडी की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो कह रहा है जो ये ऑब्जर्वेशन हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। नेचुरल सेटअप होता है, ऑब्जर्व सेटअप होता है, लेबोरेटरीज होती हैं, फील्ड्स होती हैं। द आंसर इज नेचुरल सेटअप, यहाँ पे फील्ड्स के झांसे में मत आइएगा, ठीक है ना। नेचुरल सेटअप, फील्ड स्टडीज होती है वो नेचुरल सेटअप में करी जाती है। ऑब्जर्व सेटअप भी गलत है, लेबोरेटरी स्टडीज़ में तो कौन सी आती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम करते हैं लेबोरेटरी सेटिंग्स में, जहाँ वेयर वी कैन कंट्रोल
where we can separate the groups on the basis of control and experiment. ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। तो यहाँ पे आंसर नेचुरल सेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि यहाँ पे फील्ड देख के उन्होंने बहुत ही मतलब आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वो दे दी है, बिल्कुल घूस दे दी है। जो फील्ड स्टडी का मतलब वो कहते हैं ना, जो बेसिक जो मतलब है फील्ड का, यहाँ पे बेसिक मतलब है किसी ऐसी सेटिंग में जो नेचुरल हो। नेचुरल सेटिंग में आपको करना है, कोई बनावटी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। लाइक जब आप लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आई थिंक आप लोग बहुत लोग साइंस के हो गए, तो आप लोग एक लेबोरेटरी सेटिंग एक कंट्रोल्ड जगह पे, मतलब एक कमरे में बंद होके, और ये कमरा स्पेसिफाइड है कि यहाँ पर केमिस्ट्री के ही एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। बट जब आप फील्ड स्टडी करते हो तो आप एक नेचुरल सेटिंग को चूज करते हो, एक नेचुरल सेटअप होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे फील्ड तो ये हो गया कि कोई भी फार्मर का खेत ले लिया या कोई भी खुला ग्राउंड ले लिया, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे फील्ड स्टडी का अलग मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सोशल क्लास, लोअर, मिडिल, अपर, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? लोअर, मिडिल एंड अपर, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। देखिए इंटरवल और रेशियो तो नहीं है यहाँ पे, आप नॉमिनल और ऑर्डिनल में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये ऑर्डिनल है, बिकॉज ऑर्डिनल का मतलब होता है देयर शुड बी सम ऑर्डर, और जरूर ऑर्डर के साथ मतलब ऑर्डर होना चाहिए, तो देर इज़ एन ऑर्डर। लोअर, मिडिल, अपर मतलब ग्रुप्स में बेसिकली स्ट्रैटिफिकेशन हुआ पड़ा है, डिवीजन हुआ पड़ा है। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑर्डर में, ये ऑर्डिनल में ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल डिस्टेंस होना, मतलब इक्वल डिस्टेंस वाला कोई चीज़ नहीं होती कि इनमें इक्वल डिस्टेंस हो। इक्वल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे कि देर इज ऑर्डर प्लस देर इज इक्वल डिस्टेंस, वो केस होता है इंटरवल का। तो ये ऑर्डिनल और इंटरवल में डिफरेंस होता है। मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्डिनल, सॉरी। Question number 19. When a sampling is done based on a chain of referential information provided by the respondent, मतलब there is a chain of referential. Like for example, I am a researcher, I find someone, मतलब मैं किसी ऐसी स्टडी कर रही हूँ जिसमें मुझे कोई पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं जिन लोगों की स्टडी करने जा रही हूँ मैं उनको इकट्ठा कहाँ से करूँ। तो मान लीजिए मैं किसी एक बंदे को ढूंढती हूँ जिसके मतलब जो मेरे रिसर्च के, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो हम मैं ड्रग एब्यूज पे ऊपर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ड्रग, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक व्यक्ति ढूंढा जो ड्रग लेता है, ठीक है ना, जो ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स ये किसी और को जानता होगा जो ड्रग लेता है, ये इससे मतलब ये मुझे ना, ये मैं हूँ, मैं इससे मिली, इसने मुझे इससे मिलवाया, फिर इसने 4 लोगों से अलग मिलवाया, इसने अलग, मतलब इस तरीके से मेरी नेटवर्किंग हो गई। तो देर इज अ चेन ऑफ रेफरेंशियल इंफॉर्मेशन, रेफरेंस से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। रेफरेंस इज बेसिकली अ पॉइंट। तो पहले मुझे यहाँ से मिली, इसने मुझे इससे मिलाया, फिर इसने मुझे 4 लोगों से और मिलाया, इसने मुझे अलग मिलाया, तो मेरी इस तरीके से नेटवर्किंग बन गई। तो दिस इज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्नोबॉल सैम्पलिंग इज बेसिकली जहाँ पे हम जब रिसर्च करते हैं, या सॉरी जब हम सैम्पल मतलब सैम्पल रिसर्च नहीं करते, मतलब बेसिकली जब हम सैम्पल ढूंढते हैं तो यहाँ हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं। Question number 20. द सैम्पलिंग टेक्निक मस्ट टेक केयर ऑफ विच सेट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं? रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द यूनिवर्स, हाँ बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेटेड वीमेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हो, एजुकेटेड वीमेंस के ऊपर कर रहे हो, तो आप जो भी सैम्पल लोगे उसमें एजुकेटेड वीमेंस होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आपने सभी वीमेंस को उसमें घुसा देना है, नहीं, आपकी रिप्रेजेंट मतलब यूनिवर्स आपका जो होना चाहिए ना, उसको सॉरी आपके जो आपका सैंपल है वो आपके यूनिवर्स को, लाइक एजुकेटेड वुमेन्स आपका यूनिवर्स मानोगे, ये आपकी पॉपुलेशन होगी जिनको आप चूज करोगे, उसको रिप्रेजेंट करने वाला हो चाहिए। एडिक्वेसी, यस इट्स ऑल्सो करेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी, यस। कोहेसिवनेस, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ऐसे करीबन हो। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, ये नहीं, ये तो यहाँ तो बायसनेस, मतलब ये हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो मेथड्स होते हैं ना, उसमें हम जो हमारे मतलब पास में है उससे हमने डेटा फिल करा लिया, वो बायसनेस आ जाती है उसमें। उसमें हमारा हमारा जो रिसर्च होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हम बहुत अब ज़्यादा सब्जेक्टिव वे में डेटा कलेक्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, द डी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21.
The measure of central tendency used to describe the most frequently occurring category of non-numeric value. यहाँ पे जो वेरिएबल्स, नॉन न्यूमरिक का मतलब है जो नंबर्स में ना हो, ठीक है ना, लाइक फॉर, हाँ कोई भी मैं एग्जांपल क्या ही दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिटी, गुड। हमने कहा कि करेक्ट 10 का मतलब 10 लोगों से पूछा कि लड़की आपको ये फलानी लड़की कैसी लगती है, तो मान लीजिए फॉर किसी ने बोला प्रिटी, गुड, प्रिटी, नाइस, ब्यूटीफुल। तो इसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग है वो क्या है, प्रिटी है, ठीक है ना। और मोड ही मतलब वो ऊपर से सेंट्रल टेंडेंसी कहा है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आते हैं। तो जो मोड है वो फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए ही बेसिकली करा जाता है कि ऐसा कोई डेटा आपको दिया गया हो, ये डेटा है, मतलब हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें ही हमें रिस्पॉन्सेज मिले थे और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स आया, जो रिपीट हुआ है, वो क्या है, प्रिटी है, और वो हमारा मोड होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आता है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द प्रेफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज। फाइनाइट मतलब हमने कह दिया 1000 ही लोग हैं सिर्फ पॉपुलेशन में, ठीक है ना, या 1000 ही, हाँ 1000 ही लोग हैं पॉपुलेशन, मतलब फाइनाइट है, मतलब एक पॉपुलेशन बहुत वेग नहीं है कि हमने कहा कि इनफाइनाइट नहीं है, लाइक हमने ये नहीं कहा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है, फाइनाइट है, हमको दे रखा है कि 1000 ही लोग हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करोगे, पर्पसिव सैम्पलिंग करोगे, क्लस्टर या एरिया, तो ये क्लस्टर हम बड़े उस पर करते हैं, एरिया भी क्लस्टर सैम्पलिंग के ये सबसेट मान लीजिए आप, सिर्फ सैम्पलिंग नहीं है। द आंसर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बिकॉज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है वो इसी तरीके की स्टडीज़ के लिए होता है जिसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही फाइनाइट है, या जिसके बारे में मतलब हमें साइज पता है पॉपुलेशन का, एंड देन वी विल चूज इट बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, बिकॉज दिस इज़ द स्टडी जिसमें हम वो सॉरी सैम्पलिंग मेथड जिसमें हम केथ वैल्यू निकालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने निकाला कि हमें 1000 में से 100 हमारा सैम्पल हमें लेना है, तो ये कितना आया, 10। तो जो केथ वैल्यू है मतलब हम एवरी 10th बंदे को चूज करेंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है 1 to 10 के बीच में हमने 7 मान लीजिए 5 को उठाया, 5th बंदा उठाया, अब 5th से हम लोग 10th बंदा देखेंगे, ठीक है ना, हो सकता है 15th हो गया, फिर उसके बाद 25th, इस तरीके से हमारी चलती रहेगी, तो ये दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, books and records are the primary source of what? Clinical research, historical research, लेबोरेटरी या पार्टिसिपेंट रिसर्च? इट्स हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है ना, यहाँ पे कट कट पे मत जाइए, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर बेसिकली यूज फॉर आर द प्राइमरी सोर्स, किसका हो सकता है, हिस्टोरिकल रिसर्च का आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय व्हाट? टाइटल, ड्यूरेशन, ऑब्जेक्टिव, टोटल एक्सपेंडिचर। द ऑब्जेक्टिव टेल्स अस कि हमारी जो रिसर्च है उसकी डेप्थ क्या है, क्या हम बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव से हमें चार मतलब 5 पॉइंट हमने बताया कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय स्टडी या रिसर्च प्रपोजल, तो हमें वो पढ़ के पता चल जाएगा कि किस तरीके की रिसर्च है, क्या अच्छा करना चाह रहे हैं या खराब सा है, क्या चक्कर है, तो वो थोड़ा एक आइडिया लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, बिब्लियोग्राफी given in a research report has no relevance, shows vast knowledge of researcher, helps those interested in further reading, all of the above. The answer is help those interested in further reading. Like आप कोई रीडिंग अगर पढ़ते होगे तो आप देखते होगे कि नीचे रेफरेंसेस दे रखे होते हैं लोगों के बुक्स के या आर्टिकल्स के, तो दैट इज़ बेसिकली बिब्लियोग्राफी। तो हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रीडिंग, तो और भी पढ़, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कैंसर के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा, तो जब हम पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे नीचे आप देखोगे कि बिब्लियोग्राफी बनी होगी, उसमें फर्दर रीडिंग्स दे रखी होंगी, बुक्स और आर्टिकल्स दे रखे होंगे जो हम पढ़ना हमें मतलब हमें वो सजेस्ट कर रहा है लिखने वाला कि हाँ आप इसको भी पढ़ सकते हो, अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, एक इफेक्ट को ट्रेस करता है, सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, समेटिव रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? द आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अर्लियर ऑल्सो एक्सप्लेन दिस कि एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ घटित हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो चुका है, अब उसके बाद के इफेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट, दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 27, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च, की रिसर्च कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है ना, वो किससे पता चलता है?
वैलिडिटी से, वैलिडिटी का मतलब होता है कितनी एक्यूरेट थी, कितनी जो मेजरमेंट्स आया वो कितनी उसमें मतलब सही, राइट राइट कितनी थी, सही सही आई। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायसनेस नहीं है, बायस नहीं था, मतलब जो व्यक्ति है, जो भी जिसने भी रिसर्च करा, उसने अपना कोई सब्जेक्टिव दिमाग उसमें नहीं लगाया, वो एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम सच्चा होके उसने क्या किया, इस रिसर्च को कर लिया है। और ओरिजिनलिटी मतलब उसने न्यू कुछ ऐड ऑन किया है, प्लेगरिज्म नहीं है, उसने कोई पुरानी चीज़, किसी का पुरानी नॉलेज को चुरा के नहीं बनाया है, इट्स एन ओरिजिनल स्टडी। ऑल ऑफ द वुड बी द राइट आंसर। Question number 28. A statistical measure based upon the entire population is called parameter, while the measure based upon a sample is what? अच्छा, entire population के basis पे उसको हम parameter कहते हैं, और the statistical measure based upon a sample is known as what? It's statistics. Inference मतलब होता है जब हम किसी सैंपल के, मतलब सैंपल से हमने डेटा वेटा लिया, मतलब इस सैंपल से जो भी रिजल्ट आया उसको हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, यही कह दीजिए इस सैंपल का जो, मान लीजिए कुछ भी रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल कोई भी रिजल्ट आया इसका, इस तो हम उसको क्या करते हैं, उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, हम उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो आंसर इज स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट comprehensive सोर्स फॉर पॉपुलेशन डेटा? comprehensive, डिटेल्ड, कौन सा सोर्स है? सेंसस है, नेशनल सैंपल सर्वे है, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे हो गया, नेशनल हेल्थ सर्वे। देखिए ये तो हेल्थ के लिए है, ठीक है ना, और यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन के डेटा की बात करेंगे, पॉपुलेशन के डेटा में सब कुछ आ जाएगा, योर हेल्थ, योर एजुकेशन, योर एज, एवरीथिंग वुड कम अंडर दैट। ये भी हेल्थ है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपका देख रहे हैं, उसकी स्थिति, स्टेटस मतलब स्थिति को देख रहे हैं। सेंसस वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे पूछा है डिटेल्ड, और सेंसस बहुत डिटेल्ड होता है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। क्वेश्चन नंबर 30. The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is, जो लॉज को अप्लाई करता है एट द टाइम ऑफ स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहाँ पे फील्ड स्टडी की बात हो रही है, तो एक्सपेरिमेंटल तो गलत हो गया। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है, रिसर्च होती है, वो या तो लेबोरेटरीज में होगी, या ये कह दीजिए बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर रिसर्चर जो कंट्रोल कर सके सभी वेरिएबल्स को, या जिसको भी कंट्रोल करना चाहता है। एक्शन रिसर्च तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए होती है, इमीडिएट बेसिस के लिए होती है कि एक्शन लेना, ठीक है ना, कोई कार्यवाही करना, कार्यवाही करना, ठीक है ना, तुरंत, इमीडिएट एक्शन। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, दिस आंसर वुड बी अप्लाइड रिसर्च, बिकॉज अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, लॉज को अप्लाई करती है टू गेट द रिजल्ट, ठीक है ना, टू गेट मोर एंड मोर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 31. व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें किसी एक ही तरीके के लोग नहीं रहे, लाइक अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखोगे तो हम हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है, इंडिया भी छोड़ दो, दिल्ली की पॉपुलेशन देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन में आपको साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ में भी, साउथ में भी आपको तमिलनाडु, चलिए आप दिल्ली मत लो, अब जेएनयू ले लो, और छोटा कर दिया मैंने। जेएनयू जाओगे तो आपको नॉर्थ में बिहार, उत्तराखंड, ठीक है ना, और कौन है, पंजाब, और एक्सेट्रा, मतलब मैं जिन स्टेट्स का नाम नहीं लिया, वेरी वेरी सॉरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसी तेलंगाना हो गया। उसी तरीके से अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट से, तो असम, असम में भी फिर मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम, ठीक है ना, नागालैंड, मतलब इतनी इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन जेएनयू में रह रही है, मतलब इतना डाइवर्स जगह से बच्चा आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सब हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजीनस पॉपुलेशन का केस है जिसमें इतनी वैरायटी है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लोग जो है वो सिर्फ नॉर्थ के ही हैं और वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही बैठे हुए हैं, नहीं, डाइवर्स है। तो इस टाइम पे किस टाइप की सैम्पलिंग करनी चाहिए? देखिए इस टाइम पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करनी चाहिए, मतलब हमें स्ट्रैटास मतलब डिविजन्स में डिवाइड कर देना चाहिए सैम, ठीक है ना, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल पहले में हमने स्ट्रेटा, मतलब ये स्ट्रेटास मतलब होता है डिवीजन, साम, फिर या ये भी कह सकते हैं, चलिए आसाम ले लो, या चलो नॉर्थ ईस्ट ले लिया, फिर हमने नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ ले लिया, इधर वेस्ट ले लिया, ईस्ट अलग कैटेगरी बना दी, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं।
और घुसोगे तो और छोटे-छोटे में असम अलग ले लिया, मणिपुर अलग ले लिया, और भी छोटे-छोटे स्ट्रैटास में डिवाइड कर सकते हो, डिविजन्स में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 इज़ एक्शन रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। अभी मैंने बताया है कि एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च विच इज कैरिड आउट टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, तुरंत तुरंत वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? अच्छा, पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट बेबी स्टेप टू स्टार्ट द रिसर्च प्रोसेस? सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, survey of related literature, identification of the problem, searching from solution for solution to the problem। भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पहले आप अपना रिसर्च रिसर्च मतलब सॉरी प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन तो बनाओगे ना, तभी तो आप कर पाओगे ना रिसर्च स्टार्ट। पहले आए अपनी आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, देन यू विल मेक अ रिसर्च क्वेश्चन एंड देन यू विल स्टार्ट फर्दर इन अपना रिसर्च प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 34, द लास्ट स्टेज क्या होती है रिसर्च प्रोसेस की? रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है, तो शुरुआती दौर में हो जाता है रिपोर्ट राइटिंग। ओ सॉरी, रिपोर्ट राइटिंग इज द राइट वन, रिसर्च डिजाइन इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो नन ऑफ द यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग वुड बी द लास्ट स्टेप कि एंड में जब मतलब सब कुछ जब जब कर लोगे, जब आप डेटा कलेक्ट कर लिया, मतलब पहले अपने प्रॉब्लम ढूंढी, फिर रिव्यू किया, हाइपोथेसिस बनाया एंड डेटा कलेक्ट मतलब टूल सेलेक्ट करने के लिए प्रक्रिया करी, फिर डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा एनालिसिस किया। अब उसके बाद आप करोगे क्या? आप एक रिपोर्ट लिखोगे, तो यू विल डू द रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है ना, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, a formal document that presents the research objectives, design of achieve these objectives and the expected outcomes, deliverables of the study is called formal document। Okay, research design, research proposal, research hypothesis, research report। ठीक है ना, द आंसर इज रिसर्च प्रपोजल। वाई? बिकॉज इट्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, मतलब डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव दीज रिसोर्सेज का मतलब उसमें रिसर्च आपका डिज़ाइन भी अवेलेबल होगा। रिसर्च डिज़ाइन में आपके जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करने जा रहे हो, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करने जा रहे हो, सब मेंशन होगा। एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, डिलीवरेबल ऑफ द स्टडी, और सॉरी आउटकम्स ऑफ द स्टडी इज बेसिकली योर रिसर्च प्रपोजल। ठीक है ना, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो डिपेंड होता है। तो टू वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं। अभी मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मैं पहले वाली मैराथन में भी एक ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता मैं समझा चुके हैं। मैनिपुलेशन करते हैं और इनको हम अनमैनिपुलेटेड छोड़ देते हैं, मतलब इनका मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। जब हम इसको मैनिपुलेट करते हैं आईवी को, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इसका कोई ना कोई इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। लाइक आइसक्रीम वाला जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है, the one that is not manipulated and in which any changes are observed, this is right. The one that is manipulated, no, this is independent variable, this is wrong. A measure of the extent to which personal values affect, no. Ambiguous concept whose meaning depend on how it is defined, no. This is the right answer, the one that is not manipulated and it's in which any changes are observed। Question number 37, reliability is the fundamental quality of research which also reflects what? reliability क्या बताता है? reliability मैंने पहले भी बताया है, it tells us how consistent your results are। ठीक है ना, मैं पहले आई थिंक वेइंग स्केल का मैंने एग्जांपल दिया था कि कितन कि आपने किसी वेइंग स्केल पर खड़े हुए और आपका 70 केजी आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखा फिर 70 केजी आ रहा है। मतलब हो सकता है कि इसमें मशीन में कुछ दिक्कत हो और आपका 5 पाउंड ही है, मतलब 5 केजी ये ऐड ऑन करके आपको वेट बता रहा हो, बट हर बार 70 ही आ रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत कंसिस्टेंट है। तो दिस इज व्हाट? सुपियोरिटी नहीं भाई, कि आपकी रिसर्च सुपीरियर थोड़ी हो जाएगी। प्योरिटी नहीं, वेरीफाइबिलिटी, रिलायबिलिटी नहीं होगा। रिलायबिलिटी तो एकदम एक्यूरेसी की बात करता है कि एकदम करेक्टनेस की बात करता है, गलत हो जाएगा। वेरीफाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38, interpretation is central to the research process when conducting dash research, which one of the following research method qualifies the above statement? इंटरप्रिटेशन इज असेंट्रल, इंटरप्रेट करना पड़ता है। एक्सप्लोरेटरी, एथनोग्राफी, सर्वे मेथड या हिस्टोरिकल मेथड? आंसर इज एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन? एज अ ब्लू प्रिंट, नोट पूछा है। ब्लू प्रिंट तो देखो रिसर्च डिजाइन होता है,
directional function, anticipatory function, collaborative function? The answer is collaborative functions. Next question is question number 40. Identify the inquiry process that begins with a specific observation, followed by data collection, then and the formulation of hypothesis that can lead to theory. मतलब एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये है इंडक्टिव। और अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अभी तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, अगर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो डिडक्टिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Question number 41. Which one of the following is not applicable in case study? Case study is qualitative, yes. It's historical case study, quantitative research, observational case study. The answer is quantitative because case study quantitative नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। Next question is question number 42. Multivariant analysis is used to study one variable. अभी हमने सुसाइड का केस बताया था, जो ये उसमें मैंने मल्टीवेरिएंट एनालिसिस को एक्सप्लेन किया है। Next is control confounding variables, replace qualitative methods, simplify the data. This is also wrong. The correct answer is simplify the data, because multivariant analysis में हम क्या करते हैं, continuously लगातार observations करते हैं और analyze करते हैं more than one outcome variable, ठीक है ना, जो कि अभी हमने पहले भी सुसाइड के केस में बात करी हुई है। Question number 43. As most research relies on human participation, institutional review board has formulated code of ethics. Yes. An experiment is controlled artificial situation that allows researcher to manipulate variables and measure the effect. देखिए, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा both are correct. Okay. Question number 44. Which one of the following is not the feature of ethnographic study? Ethnographic study का क्या feature नहीं है? It requires an empirical approach. ये तो है भाई, empirical मतलब observation based on observation, ठीक है ना, empirical. Need to remain open, grounding observed phenomena in the field, not an open-ended approach. It's an open-ended approach. तो यहाँ तो not ही हो जाएगा, ठीक है ना। Need to remain open का मतलब है that when you are doing an ethnographical study, like for example if you are doing participant observation and living among some group, जहाँ जिनका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मतलब जिनसे आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, आप ओपन अप होगे, आप उनको कंफर्टेबल करोगे, आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, तो नीड टू ओपन तो है, ठीक है ना। नॉट एन ओपन एंडेड अप्रोच, ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। Next question is question number 45. There are two types of research data: recognized, unrecognized, structured, unstructured, qualitative, quantitative. This one is good. Oh, sorry, right, organized and itna. तो यहाँ पे qualitative and quantitative data, it would be the right answer. Next question is question number 46. Quantitative method of social research, जी कौन सा है? जिनोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री, क्वेश्चनायर या ओरल, ठीक है ना। तो क्वेश्चनायर इज अ क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है ना, जिसमें हम जो भी हमारा डेटा निकलेगा उसको हम क्वांटिटीज में बदल सकते हैं, वी कैन क्वांटिफाई इट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. Thematic and text analysis are used in path analysis, data analysis, form analysis या content analysis. The answer is content analysis. Next question is question number 48. A research paper is a brief report of research work based on primary data, secondary data, both primary and secondary. देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ प्राइमरी ही डेटा कलेक्ट करना होता है, हम दोनों मतलब हमारा जो डेटा कलेक्शन होता है, हो सकता है हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का ही यूज करें, ठीक है ना। तो मोस्टली इट्स बोथ, तो इट्स अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चनायर, शेड्यूल मेथड, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू मेथड, ऑल ऑफ द अबव। हम इन सभी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने प्राइमरी मतलब डेटा को कलेक्ट करने का, और ये सारे मेथड जो हैं वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following option is the correct example of primary data? General work, census report, newspaper. Always remember census report is the example of primary data. तो ये मत सोचिएगा कि census जो होता है वो secondary
डेटा का एग्जांपल है, इट्स अ प्राइमरी डेटा बिकॉज हम उसको एज अ सेकेंडरी यूज़ करते हैं, बट जो सेंसस को कलेक्ट करने का जो ये सेंसस रिपोर्ट जो बनती है ना, वो बेसिकली प्राइमरी डेटा के बेसिस पे बनती है। मतलब फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होता है, कोई जो भी व्यक्ति जाता है डेटा कलेक्ट करने, वो उनसे डायरेक्टली पूछता है। वो उनसे कोई ये नहीं कहता कि आप अपनी किताब निकालो और मेरे को यही आंसर दो। उनसे डायरेक्ट जाके इंटरव्यू लेके या जो भी क्वेश्चंस वो पूछता है बेसिकली, तो दैट सेंसस इज बेसिकली प्राइमरी डेटा। ओके, question number 51. We have completed around 50 questions and now we are just surpassing a half century. A sampling frame is what? A summary of various stages involved in designing, a outline view of all the main clusters of units in a sample, a list of all the units in the population from which a sample will be selected, a wooden frame used to display tables of the C would be the right answer because a list of all the units in the population from which a sample will be selected, that would be the right answer. And this is the meaning of what? Sampling frame. Next question is question number 52. A pilot study in survey research is conducted primarily to collect the final data. नहीं, पायलट स्टडी जो होती है वो किसी भी स्टडी को करने से पहले या किसी भी सर्वे को करने से पहले ना हम एक छोटी सी पायलट, एक टेम्परेरी स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारे क्वेश्चंस एकदम सही हैं या क्या बोलते हैं, कोई कोई भी डिफ़िकल्टी क्या आ सकती है जब हम इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी सर्वे करवाते हैं किसी से। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो पायलट स्टडी क्या है? आइडेंटिफाई एंड फिक्स फ्लॉज, यस दिस इज करेक्ट। डिटरमाइन द फाइनल बजट, नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च असिस्टेंट, नहीं। टू आइडेंटिफाई द फिक्स फ्लॉज इन द क्वेश्चन आयर डिज़ाइन, तो अगर आप कोई क्वेश्चन आयर डिज़ाइन करते हो एंड देन यू सी दिस, ठीक है ना, कि आप ये देखना चाहते हो कि क्या उसमें कोई गलती वलती तो नहीं है, ये वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 53. इन अ सर्वे क्वेश्चन दैट अलाउज द रिस्पोंडेंट टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, देखिए अपने खुद के शब्दों में कौन सा आंसर दे सकते हैं। दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब मैंने आपसे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड यू विल स्टार्ट आंसरिंग इन योर वे। हर किसी का अपना खुद का कोई आंसर होगा और हो सकता है कोई 100 वर्ड्स में लिख दे और हो सकता है कोई 2 ही वर्ड्स में कंप्लीट कर दे, या हो सकता है कोई पूरा का पूरा 500 वर्ड्स का ऐसे ही लिख डाले। Next question is question number 54. Which one of the following is not a principle of qualitative research? Qualitative research का कौन principle नहीं है पूछा है। Communication, ये तो होता है भाई qualitative research में, तो like for example अगर आप case study ही कर रहे हो तो आप communication तो करोगे ही ना। Inflexible नहीं, flexible होता है। क्वालिटेटिव इज फ्लेक्सिबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये तो एम ही है हमारा, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा तो इनफ्लेक्सिबिलिटी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55. रेंज क्या है? रेंज इज अ मेजर ऑफ व्हाट? देखिए सेंट्रल टेंडेंसी हो नहीं सकता बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन, मोड और मीन आता है, ठीक है ना, तो ये तो ध्यान रखिएगा। डिस्पर्जन, एसोसिएशन, कोरिलेशन, दिस इज डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 56. मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। देखिए यहाँ पे कोई ऑर्डर दिख रहा है क्या? नहीं। इंटरवल भी नहीं है, रेशियो भी नहीं है, द आंसर इज नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है किसी एट्रीब्यूट्स या किसी कैटेगरीज में डिवाइड करना, तो यहाँ कैटेगरी है ना, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, ये सब नॉमिनल है। Question number 57. A statement about interrelationship between two variables in the context of a research question is termed as interrelationship between two variables in context of research question. आंख बंद करके, दिस इज हाइपोथेसिस। ओके, द आंसर इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की डेफिनेशन आ सकती है। हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट, या आप कह दीजिए कि इट्स अ टेम्परेरी स्टेटमेंट ऑल्सो। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेरी प्रपोजिशन, या ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, आप प्रपोजिशन विच शोज दिस रिलेशनशिप, और उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, फलाना टिमका ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दिस इज हाइपोथेसिस। Question number 58. Which refers to the appropriateness of the interpretation of research, sorry, of the results of a test or inventory. Appropriate कितना ज़्यादा appropriate है? Appropriate का यहाँ पे मतलब correct है या accurate है, ठीक है ना, कौन सी चीज़ मतलब एकदम सही सही है, correct।
इंटरप्रिटेशन। रिलायबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि रिजल्ट कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सेम सेम शो करता है। वैलिडिटी नॉमिनल नहीं, वैलिडिटी इज द राइट आंसर बिकॉज वैलिडिटी का मतलब ही यही होता है। करेक्टनेस, अप्रोप्रिएट, कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 59, सोशल रिसर्च इंटेंड्स टू व्हाट। इंटेंट का मतलब होता है क्या गोल है इसका। न्यू फैक्ट्स एंड सॉरी डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स, एकदम सही है। स्टैब्लिश न्यू रिलेशनशिप अमंग मेजर सोशोलॉजिकल थ्योरी, यस ये भी सही है। इंटरप्रेट द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स विद इन अ थ्योरेटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे ही सही हैं, तो आंसर ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following statement are correct is correct with regard to the survey research method। कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सर्वे रिसर्च वे मेथड क्वालिटेटिव होता है, नहीं गलत है। क्वांटिटेटिव होता है, यस। सर्वे इज अप्लाई टू लार्ज यूनिवर्स, यस, बड़ी पॉपुलेशन पे करा जाता है। सर्वे मेथड में भी अप्लाई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल, यस बिल्कुल सही है। सर्वे मेथड इज अप्लाइड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली, नो ओनली फ्रॉम स्मॉल यूनिवर्स, ये गलत हो जाएगा। ओनली आ गया ना, जहाँ पे ओनली आया ना तो एक बार के लिए दिमाग चलाया करिए अपना। तो 2 3 and 4, 2 3 and 4, this would be the right answer। next question is question number 61, measure of central tendency are points in the distribution used to locate what। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी किस चीज को मेजर करते हैं, ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको चेक करते हैं। सेंट्रल पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज। एवरेज देखो, एवरेज क्या होता है, मीन होता है। और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक है ना। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकता ना, द आंसर वुड बी सेंट्रल पोजीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा 62, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या 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 होता है, कंस्टिट्यूट्स व्हाट। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शियरी डेटा, नन ऑफ द आंसर इज प्राइमरी डेटा, ओके, रिमेंबर दिस। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 62 क्वेश्चंस करे, लास्ट वीडियो में हमने 52 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, +10 हो गया इस बार तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये जितनी भी एमसीक्यू वीडियोस होती है मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ। ये तो रिसर्च मैराथन्स थी, इसके अलावा भी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के भी एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहते हैं, वो सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल